हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट 2022 का रिजल्ट अब आ चुका है और आई गेट में भी बहुत सारे बच्चे टॉप 1000 के अंदर में, टॉप 100 में, टॉप 500 में हैं। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट हमारे साथ में प्रेजेंट हैं, आपको हम उनसे मिलाना चाहते हैं। तो फर्स्ट हम आपको आई गेट के अंदर में जो टॉप की है 25 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया, सुमिल जैन इनका नाम है। अब BIT के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। एज ए फ्रेशर इन्होंने 25 रैंक प्रोड्यूस की है कंप्यूटर साइंस के अंदर में, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है। और इनका जो टारगेट है IIT बॉम्बे, बहुत ईजिली इनको अचीव हो जाएगा और मिल जाएगा। सोमिल के बारे में थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा आपको कि सोमिल 6 सेमेस्टर में जब था तब भी उसने एग्ज़ाम लिखा था गेट 2021 को। उसमें भी इनका जो रैंक था 613 था। इन्होंने 6 सेमेस्टर में एक रैंक जनरेट कर ली थी और इस साल फिर से इन्होंने जो कमजोरी थी एक साल के अंदर में उसको कवर किया और टॉप 100 क्या टॉप 50 के अंदर में अपना स्थान बना लिया है इंडिया में। और एज ए फ्रेशर इस रैंक को मतलब आना मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये, और मोटिवेटिंग बात है। और आप भी मोटिवेट हो सकते हैं कि आप भी ला सकते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखा, 21 में क्या इनका प्लान था और 22 के बाद इन्होंने क्या चेंजेस किया। सुमिल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत अच्छी रैंक आई गेट के अंदर में रहते हुए, पढ़ाई करते हुए आपने प्रोड्यूस कर ली है। आपका जो टारगेट था, एक ड्रीम था कि हमको IIT बॉम्बे जाना है, वो बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा। कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है और आई गेट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपका जो 21 में कैसा क्या स्टडी करते थे, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़े? सर जिस सीक्वेंस में आप पढ़ाते गए, C डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डिजिटल, TOC, CD, फिर उसके बाद OS, DMS, ये मैंने 2021 में कवर किया था। और फिर उसके बाद 2022 के लिए 3 मेन सब्जेक्ट्स बचे थे, DBMS, CN एंड COA। तो ये मैंने फिर कवर किया। तो आप जैसे आपने मतलब आपने 21 में जब आपको पता चला कि 6 में आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, तो उस समय आपके पास 5 से 6 महीने थे, ठीक है। उसके बाद आपने तैयारी की। तो थोड़ा सा हमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए आप कि कैसे मतलब प्लान करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप, और कैसे मतलब कम टाइम में कैसे टारगेट किया कि इतने सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि एक घबराहट भी होती है ना, तो घबराहट आती थी तो कैसे करते थे कि घबराहट आई नहीं आपको? सर घबराहट आने का तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 8 to 9 आवर्स लाइव क्लास होती थी आपकी। और अभी तो जूनियर्स के पास ये ऑप्शन है, उनके पास ऐप है तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं, तो लाइव क्लासेस अटेंड करनी होती थी। तो ये सब सोचने का टाइम ही नहीं होता था, बिल्कुल मज़ा आता था सर। तो आपका जो जैसे आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते थे, तभी मुझे 2022 के अंदर में जब आपके सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे किया आपने? मतलब जो पुराने सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया है लेकिन भूल भी जाते हैं, फिर आपने कैसे अपना रिवीजन कैसे आपने प्लान किया था और कैसे प्रैक्टिस किए थे? मतलब कौन सी कमी आपको लगी थी 21 की प्रिपरेशन में और उसको यहाँ पे आपने दूर किया? सर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में TLB वाला एक टॉपिक होता है, तो उसको अच्छे से किया था। और COA में जो कैश वाला टॉपिक होता है, अनडिसाइडेबिलिटी, तो इस पे थोड़ा फोकस किया था इस बार। और बाकी तो रिवीजन के लिए मेरे को मतलब बहुत बोरिंग लगता है रिवीजन, तो उसके लिए टेस्ट देता था, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया। और जो भी टॉपिक में कम मार्क्स आए या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया उसमें कम मार्क्स आए, तो फिर वो सब्जेक्ट को रिवाइज किया। आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट और कितना मतलब कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप मतलब सर कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट लिखते थे? सर जैसे एक तो अपनी कोचिंग का टेस्ट था, तो वो तो मैं करता ही था, और साथ में मेड इजी हो गया और अप्लाइड गेट, इनका टेस्ट देता था। ओके। तो जो सब्जेक्ट मतलब आपका ऐसा टारगेट रहता था कि कितने दिन में मुझे टेस्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ प्लान रहता था कि या जब मन करता था जब आप टेस्ट देते थे? और फिर टेस्ट देने के बाद जो कमियां रहती थी तो उसको कैसे इम्प्रूव करते थे आप? सर जैसे टेस्ट में जो भी गलती हुई है उसको विनय के साथ डिस्कस करता था। विनय और मेरा ग्रुप था, तो उसमें डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग प्लान बनाते थे कि ये वाले सब्जेक्ट के टेस्ट ज़्यादा देने हैं और कितने ड्यूरेशन में देने हैं। तो ये ग्रुप के थ्रू ये पॉसिबल होता है कि आप 4-5 लोग का एक ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद फिर एक प्लान प्रॉपर तैयार करिए कि इस मंथ में मुझे ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इनके टेस्ट देने हैं, और फिर उससे मतलब काफ़ी बेनिफिट होता है ग्रुप से। तो आपका जो 2022 के अंदर में कितना मतलब आपका कंप्लीट सब्जेक्ट किस मंथ में कवर हो गया था? सर
मेरा कंप्लीट हुआ था जुलाई में, क्योंकि आपका जो CN का लाइव क्लास था मैं उसके लिए वेट कर रहा था। तो मैंने फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से CN ऐप से किया था, क्योंकि आप उस समय पढ़ा नहीं रहे थे CN लाइव। तो जुलाई में मेरा कंप्लीट हुआ और अगस्त से मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, और उस समय टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। फिर नवंबर में 15 नवंबर के अराउंड मैंने फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए थे। तो आपने मतलब आपका जो टेस्ट आपने अगस्त से स्टार्ट कर दिया था, तो कंटिन्यूस आप टेस्ट से अपना रिवीजन भी कर लेते थे, अपने बिग पॉइंट भी निकाल लेते थे और उसको आप अपने कवर कर लेते थे। तो मतलब कैसे आपको मतलब ऐसा भी होता है ना कि आपने जब 6 सेमेस्टर में आपने दिया था तो 613 रैंक थी, उसमें भी आपको IIIT बंगलोर मिल जाता। तो क्या आपका शुरू से ये सपना था कि मुझे IIT बॉम्बे ही जाना है? सर जैसे रैंक डिसेंट आ गया था, तो लेकिन ये था कि IIT बॉम्बे तो जानी है, तो मतलब उसके फिर बेसिस पे फिर और करते गया प्रिपरेशन। तो जैसे अभी आपने अपना जो टेस्ट वगैरह लिखा, मतलब कब से आपको ऐसा फील होने लगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है 21 से अभी 22 के अंदर में काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो चुकी है? मतलब कैसे फील हुआ कि मतलब आपको लास्ट में लगने लगा कि अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं? सर जैसे स्टार्टिंग में जब फुल टेस्ट दे रहा था तो डर तो तब भी लगता था, क्योंकि उस समय मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। पर वो क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाते हैं मार्क्स। आप जब टेस्ट लिखेंगे तो 8 to 10 टेस्ट देने के बाद फिर एक मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है, उसके ऊपर ही आपके मार्क्स आएंगे, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि। तो जैसे आप जो पढ़ते थे, मतलब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लगते थे और बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे कि उतना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा भी कुछ था क्या आपके साथ? सर मेरे को DBMS उतना पसंद नहीं आता था, और COA, C प्रोग्रामिंग, DMS और TOC वो फेवरेट थे, क्योंकि आप पढ़ाते थे वो। तो अभी जैसे मतलब आप क्या बोलते हैं, आपने जो एग्ज़ाम लिखा, मतलब होता ना कि आपका तो टारगेट तो ऐसा, मतलब आपकी जैसे प्रिपरेशन थी, क्योंकि 25 रैंक तो आपकी आई है, तो आपकी प्रिपरेशन हमको लगता है टॉप 10 के हिसाब से रही होगी। क्या आपको भी ऐसा फील होता रहा होगा कि टॉप 10 में मैं आ सकता हूँ? कभी ऐसा फील हुआ था आपको? सर टेस्ट सीरीज़ जब देते थे तो उसके रैंक में लगता तो था कि टॉप 100 अचीवेबल है, क्योंकि उसमें आते थे मार्क्स, तो रैंक में टॉप 100 में आता था कई बार, तो लगता था सर टॉप 10 का तो कंफर्म मैं नहीं बता सकता कि ऐसा हो सकता है नहीं। मतलब आपको ऐसा कहाँ पे लैक हुआ कि मतलब 3 घंटे के अंदर में, मतलब इस साल का जो पेपर सब लोग से कई साल काफ़ी कम नंबर्स आए हैं और कम नंबर पे भी एक अच्छी रैंक्स लोगों की जनरेट हुई है इस बार, ओवरऑल सभी का मार्क्स घटा है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ और मतलब जो आपके जूनियर्स हैं उनको किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स राइज ना हो? जैसा बच्चों ने बोला कि MSQ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, या लोगों ने टाइम मैनेज नहीं कर पाया चूँकि पेपर लेंदी हो गया था। ऐसे मतलब कौन कौन सी बातें हैं जो आपको लगे कि शायद इस पर मैं और वर्कआउट करता तो शायद टॉप 10 बहुत बड़ी बात नहीं थी? सर टॉप 10 के लिए जो जूनियर्स हैं उन लोग को ये बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन तो लगभग सबका इक्वली हो जाता है लास्ट आते तक, बस जो होता है वो 3 आवर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फुल टेस्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अपनी जो सिली मिस्टेक्स है उनको बहुत ज़्यादा आप मतलब इम्प्रूव करिए, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने और भी बहुत सारे बच्चों से बातचीत किया तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे सर इस बार ने बहुत सारे जो टेस्ट लिखे हैं अलग अलग कोचिंग के, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल नहीं लगा, कि जो कि पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया था। क्या ये बात सही है और इसमें कितना डिफरेंस, मतलब कि कितना आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर पेपर इस बार का थोड़ा सा ट्रिकी तो था, बट इजी था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो वो ऐसा है कि कुछ लोग ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर रैंक तो आई ही अपनी कोचिंग से। हाँ रैंक तो वाकई आई, तो रैंक तो मतलब आप देखेंगे तो 6 सेमेस्टर का एक स्टूडेंट अपने पास 90 रैंक ला दिया है उसने। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप रैंक ला नहीं सकते हैं, वो डिपेंड करता है, सबका अपनी थिंकिंग होती है, अपना एक सोच होता है, इसलिए लोग अलग अलग बातें बोल देते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं समझ जब आप एग्ज़ाम लेके निकले थे तो मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने लेकिन एक वर्ड यूज़ किया था उस टाइम में, सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, शायद जितना अच्छा मैं कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे। वो मतलब वो क्या बोलना चाह रहे थे उस टाइम में आप? सर ऐसा हुआ था कि मैं जब भी घर पे टेस्ट लिखता था फुल टेस्ट, तो उसमें 90 मिनट्स में मेरे अराउंड 30 to 35 टेक्निकल क्वेश्चंस बन जाते थे टेक्निकल पोर्शन के। पर वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब 80 मिनट्स कंप्लीट होने को आ गए थे तो मेरे 12 क्वेश्चंस बने थे एग्जैक्ट, और 21 क्वेश्चंस मैं स्किप कर दिया था। तो उससे जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था वहाँ,
फिर उसके बाद मैं क्या किया कि एप्टी के क्वेश्चंस मैंने बनाए, तो फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रीगेन हुआ और उसके बाद फिर ठीक है पेपर, लेकिन एट लास्ट लग ही रहा था कि बिगड़ ही गया पेपर। लेकिन आपको ऐसा लग रहा था बिगड़ गया, लेकिन रैंक तो आके 25 तो बहुत अच्छी रैंक है। तो वो रिलेटिव होता है, तो मतलब मेरा अकेले का नहीं बिगड़ा था, सबका ही हाँ, बिगड़ा। सभी का मतलब ऐसा था। और एमएसक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे, वो भी एक रीज़न रहा कि मार्क्स थोड़ा सा नीचे आने का। जो कि एमएसक्यू जितना ज़्यादा आएगा तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो कि आपने 2 टिक किया, एक नहीं किया, किसी कारण से आपका मिस हो गया तो अल्टीमेटली 0 नंबर आ गए, इसलिए भी रहता है। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको 25 रैंक लाकर, और आपके घर वालों को कैसा फील हो रहा है? सर घर वाले बहुत खुश है सर, मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश है और अच्छा लग रहा है सर फील, तो मतलब मैं वर्ड्स में बोल नहीं सकता वो एक्सप्रेस। तो आगे आपका क्या प्लान है? सर आगे तो सर एमटेक करना है और आईआईटी बॉम्बे जाना है सर। आपका पीएसयू की तरफ जाने का मन नहीं है? नहीं सर, पीएसयू नहीं, पहले एमटेक करेंगे आप सर। आपको आईटी इंडस्ट्री पसंद है? एक चीज़ और मुझे पूछना था कि जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अभी कंप्यूटर साइंस में, चूँकि अभी ग्रोइंग फील्ड है, बहुत तेज़ी के साथ उभर के आ रहा है और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है। तो लोग कॉलेज के प्लेसमेंट पे की वजह से या इंटर्नशिप की वजह से वो छोड़ देते हैं कि प्रिपरेशन करना गेट की। तो आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? सर मैं इसीलिए प्लेसमेंट में नहीं बैठा था क्योंकि वो फिर एक प्लान भी हो जाता है। अगर आपके पास प्लान भी है तो फिर आप मेन स्ट्रीम में कभी वर्क अपना 100% देंगे ही नहीं। तो मेरे पास भी प्लान भी था कि 613 रैंक आया तो मैं प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ, वो इजी होता, IIIT बैंगलोर ले लेता। तो लेकिन अगर आपको वर्क करना है तो प्लान भी आप मत रखिए, खासकर प्लेसमेंट अगर आपका क्लियर है कि आपको एमटेक करनी है तो फिर प्लेसमेंट्स में मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं मुझे लगता है, आप प्लेसमेंट के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा सर कि फिर उस तरफ आपको फिर प्लेसमेंट अगर आपका हो गया है तो फिर आपको उस तरफ जाना नहीं चाहिए, यानी उसको पूरा लीव करके फिर पूरा यहाँ फोकस करना चाहिए गेट पोर्शन। एक जगह प्लेसमेंट होगा तो बार बार बैठने की जरूरत नहीं, बार ज़रूरत नहीं। अपने जूनियर्स को आप लास्ट पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें वो कि उनका भी रैंक आपकी तरह प्रोड्यूस हो जाए, एज ए फ्रेशर ड्रॉप ना लेना पड़े लाइफ में? सर अब अभी के लिए तो उनके पास ऑप्शन ये है कि पहले वो 3rd ईयर में दे रहे हैं एक बार, तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसा होता है गेट का पेपर। उसके बाद फिर आपके जो नोट्स हैं उनको वही करना चाहिए। अगर इधर उधर भटकेंगे तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा उनके प्रिपरेशन में। तो मैं वही बोलूँगा कि बस सर की क्लासेस करते रहो और जितना ज़्यादा हो सके लाइव क्लासेस करो, क्योंकि ऐप में वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है। वो आप आज कर लिए, कल फिर छोड़ दिए, फिर जब भी मन किया तब कि बाद में ऑन कर लेंगे और फिर क्लासेस कर लेंगे। तो लाइव क्लासेस में एक डिसिप्लिन होता है कि सर उसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे, तो आपको आनी ही पड़ती है लाइव क्लासेस। तो इसका बहुत बेनिफिट है और मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ यार, और रिज़ल्ट सामने है तो आप देख सकते हो। तो हम लोग भी बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट आपको कि आप लाइफ में इस तरह से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते रहें और अपने जूनियर्स को आप मोटिवेट करते रहें और कनेक्टेड रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।